कल जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे ना, उनके सिर्फ मैं नाम मेंशन कर देता हूँ फिर से। टॉपिक्स दैट वी डिस्कस यस्टरडे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है कि आपको प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर, एज यू नो, इट इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया, but this F is a force applied by the liquid or a gas, okay, and A is the area of the body on which that force has been applied. तो ये याद रखो। साथ में प्रेशर की एक और फॉर्मूला हमने जो फाइंड आउट की थी, रो जी एच, ठीक है। ये फॉर्मूला कभी उसका नहीं है जब आपको लगे कि जिस पॉइंट पे आप प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो उस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का या गैस का कॉलम है, उस कॉलम की हाइट एच है, तो उस सिलिंड्रिकल कॉलम की वजह से जो प्रेशर आएगा, दैट प्रेशर इज गिवन बाय रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड जो उस सिलेंडर के अंदर है, ठीक है। जब भी आप कोई फ्लूइड सिलिंड्रिकल कॉलम लेते हो तो सिलिंड्रिकल कॉलम ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, विच इज रो जी एच, ठीक है। तो पहले ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखो, ये हमने कल डिस्कस किया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट दैट वी डिस्कस, इट वाज बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखिए। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है वो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 into 10 power 5 pascals. It was first calculated by Torricelli, which is a scientist. Okay, और टॉरिसेली ने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था वो है बैरोमीटर। कल हमने बैरोमीटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सब पढ़ी थी, ठीक है। कल के वीडियो में आप देख सकते हो, लेकिन इन शॉर्ट याद दिला देता हूँ क्या था। बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ मर्क्यूरी वेसल। उस मर्क्यूरी वेसल में हमने एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करके डाल दिया था। द टेस्ट ट्यूब आल्सो कंटेन मर्क्यूरी, ठीक है। तो उसमें जो हाइट आई थी, बैरोमेट्रिक हाइट, इट वाज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। और फिर मैंने दो पॉइंट्स ली थी, पॉइंट्स पी एंड क्यू, और मैंने कहा था पी और क्यू पॉइंट पे प्रेशर इक्वल है। यूजिंग दैट हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट किया था। सो दैट वाज बैरोमीटर, एक बार इसको जरूर देख लेना। एंड नेक्स्ट वन मोर टॉपिक वी डिस्कस, इट वाज मैनोमीटर, okay. Manometer was the last topic which was going on, okay. So मैनोमीटर में हमने क्या फॉर्मूलास बनाई थी मैं क्विकली आज फिर से लिख देता हूँ। लेट्स सी मैनोमीटर क्विकली। मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप ट्यूब लाइक दिस, ये देखिए, थिंक ये यूट्यूब है, ठीक है। ये ग्लास का बना हुआ है, इसमें सबसे पहले मर्क्यूरी इज फिल्ड। लेट्स से मर्क्यूरी इज स्टैंडिंग अप टू दिस हाइट, ये हाइट तक मर्क्यूरी है, ये देखो। अब देखो, this one side of the manometer, let's say we connect it with a gas chamber, so क्या होगा यहाँ पे, this side of the mercury gas will exert pressure. Let's say pressure of the gas is P1, okay, but this other side of the mercury tube is still open, ये open है। ओपन साइड में यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। तो वन साइड प्रेशर इज P0, अदर साइड प्रेशर इज P1, दिख रहा है। हाँ, दोनों इक्वल नहीं है। लेट्स सपोज लेफ्ट हैंड साइड मोर प्रेशर इज देयर। अगर लेफ्ट साइड प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड क्या करेगी, मर्क्यूरी लेफ्ट साइड से नीचे जाएगी। लेट्स से मर्क्यूरी विल कम हियर, इधर आ गई, नीचे गई क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो दूसरे साइड से ऑटोमेटिकली वो ऊपर हो जाएगी लाइक दिस, ओके। सो दीज आर द न्यू लेवल्स, न्यू लेवल्स है। और इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है, दिस इज अ हाइट डिफरेंस, हाइट डिफरेंस इज h, ओके। अब यहाँ पे आपको सिंपल एक काम करना है, यू प्लीज टेक 2 पॉइंट्स लाइक दिस। ये देखो, ये जो 2 पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ, आई एम नेमिंग देम एज पॉइंट A एंड पॉइंट B। A और B पॉइंट ध्यान से देखो, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि A और B पॉइंट बोथ आर इनसाइड द मर्क्यूरी एंड दे आर एट सेम हाइट, इसलिए दोनों पे प्रेशर सेम होगा। प्रेशर एट A हैज टू बी इक्वल टू प्रेशर एट B, ओके। ये पॉइंट हम लिखेंगे। अब A पॉइंट ध्यान से देखो, A पॉइंट के ऊपर कौन सा प्रेशर है, P1 है, हियर यू राइट डाउन एज P1। B पॉइंट ध्यान से देखो, अब मुझे कैलकुलेट करना है कि B पॉइंट पे कितना प्रेशर है। सो एक काम करो, B पॉइंट के ऊपर सिलिंड्रिकल कॉलम देखो कौन सा है,
If you look at B point, above B point there is a cylindrical column of mercury. ये mercury है. कितना है इस कॉलम की हाइट? इस कॉलम की हाइट h है. So because of this mercury column, B point पे प्रेशर आएगा rho GH. लेकिन क्या ये सिर्फ सिलेंड्रिकल कॉलम है? इस सिलेंड्रिकल कॉलम के ऊपर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है. So overall pressure at B point will be this much. ये होगा प्रेशर एट B point. अब इसमें आप ये टर्म को यहाँ शिफ्ट करो, you will get P1 minus P0 equals to rho GH. I can write this formula, right? अब ये क्या है? It's the pressure of the gas minus atmospheric pressure, means it is difference in pressure, is equal to rho G times ये H क्या है? H is not a height, H is a difference in height. मैनोमीटर के एक साइड और मैनोमीटर के दूसरे साइड जो हाइट का डिफरेंस है, that is H. So H is nothing but difference in height. तो मैनोमीटर के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डिफरेंस इन द प्रेशर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ मैनोमीटर is equal to rho G times difference in height. This rho is the density of this mercury. Okay, इस कॉलम की वजह से आपने लिखा है rho GH. So rho is the density of mercury. So I hope you got this formula. Yesterday also we discussed this. आज हम इससे आगे बढ़ते हैं अभी. Okay, let's start with the next thing. See, आज आगे बढ़ते हैं. अब आपको नई चीज, स्टिल ऑन द प्रेशर ओनली. अब प्रेशर दो टाइप के रहते हैं. एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर और एक होता है गेज प्रेशर. कुछ स्टूडेंट इसको गॉज प्रेशर भी कहते हैं, बट गेज इज द करेक्ट वर्ड. ये गेज प्रेशर है और ये एब्सोल्यूट प्रेशर है. ये दोनों क्या होते हैं? लेट्स सपोज एग्जांपल, आई एम हैविंग वन फ्लूइड. फ्लूइड कुछ भी हो सकती है, मे बी अ लिक्विड, मे बी अ गैस. लेट्स से ये जो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट कर रही है एट एनी पॉइंट, दैट प्रेशर इज लेट्स सपोज P1. तो P1 क्या है? P1 इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड. तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर. P1 इज द एब्सोल्यूट प्रेशर. ओके, बट अगर हम लोग ऐसा करें कि ये P1 लिया, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया P0. P0 क्या है? इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो हमें क्या मिलेगा? हमें डिफरेंस इन प्रेशर मिलेगा. whenever you find out the difference in the pressure P1 minus P0, इस डिफरेंस को बोलते हैं गेज प्रेशर. गेज प्रेशर मींस दिस डिफरेंस. ठीक है, गेज प्रेशर का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आपको गेज प्रेशर मालूम है, गेज प्रेशर हमको ये बताता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड वो कितना ज्यादा है एटमॉस्फेयर प्रेशर से. फ्लूइड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, वो गेज प्रेशर से पता चलता है. अगर गेज प्रेशर 10 है, लेट्स सपोज गेज प्रेशर इज गिवन 10, दैट मींस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड is not 10, but pressure exerted by the fluid is 10 more than the atmospheric pressure. ठीक है, गेज प्रेशर हमें ये आइडिया देता है कि आपका जो फ्लूइड है उसका जो प्रेशर है वो कितना ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. ठीक है, एक चीज और एक्स्ट्रा बता देता हूँ. जो भी इंस्ट्रूमेंट आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो जो प्रेशर मेजर करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशरिंग इंस्ट्रूमेंट, ब्लड प्रेशर मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है. Okay, sphygmomanometer. Biology student may be knowing this. So ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट आता है, या आपकी जो बाईसाइकिल होती है उसके टायर्स में हवा भराने के टाइम पे हवा भरने वाला सबसे पहले टायर का प्रेशर चेक करता है. वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे के सारे ये इंस्ट्रूमेंट गेज प्रेशर पे काम करते हैं. दे इंडिकेट ऑलवेज अ गेज प्रेशर. गेज प्रेशर इज अ डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ given fluid and surrounding atmospheric pressure. So याद रखो, this difference in pressure is called as a gauge pressure, or simply if you take pressure of the fluid it is called absolute pressure. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now I'm going ahead. इसके बाद एक next simple point topic है, simple but important.
Hydrostatic paradox. Note down this heading. Hydrostatic paradox. अब paradox क्या होता है पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ. Paradox means some unexpected result. Unexpected is known as paradox. Okay. Here hydrostatic means liquid at rest. तो इन दोनों वर्ड्स का मैंने मीनिंग बता दिया. लिक्विड एट रेस्ट एंड पैराडॉक्स मींस अनएक्सपेक्टेड. अभी क्या है ध्यान से देखो. सपोज इफ आई टेक 4 डिफरेंट वेसल्स, 4 में डिफरेंट वेसल ले लेता हूँ, चारों की शेप अलग अलग है. सी टू इट. पहला वेसल इस टाइप का है, नॉर्मल. सेकेंड वेसल इज ऑफ दिस शेप. थर्ड वेसल इज ऑफ दिस शेप. ठीक है. और फोर्थ वेसल का शेप ऐसा. सी दिख रहा है. चारों वेसल की अलग अलग शेप है. नाउ आई एम फिलिंग अप अ सेम लिक्विड और सेम फ्लूइड इन ऑल दीज वेसल्स. ठीक है. ये चारों वेसल्स में सेम लिक्विड है. लिक्विड इज सेम. लेट्स से चारों वेसल्स में मैंने मर्क्यूरी फिल किया है. दिस इज अ हाइट ऑफ द मर्क्यूरी इन द फर्स्ट वेसल. सारे वेसल्स में हाइट सेम है. दिस हाइट इज सेम इन ऑल द 4 वेसल्स. ठीक है. चारों वेसल्स में हाइट सेम है. लेकिन आप ध्यान से देखो तो चारों वेसल्स में अमाउंट ऑफ लिक्विड सेम नहीं है. आई थिंक दिस वेसल कंटेन मोर लिक्विड्स. दिस वेसल विल कंटेन लेस लिक्विड. तो अमाउंट ऑफ लिक्विड एक जितना नहीं है. तो क्या होगा, जिस कंटेनर में ज्यादा लिक्विड है ऑब्वियसली उसका वेट भी ज्यादा होगा. तो वेट ऑफ लिक्विड इज आल्सो नॉट सेम. अब सपोज इफ आई कैलकुलेट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल, हर एक वेसल के बॉटम में अगर हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करें, ठीक है, तो हमें ये लगता होगा कि जिस वेसल में ज्यादा लिक्विड है उसके बॉटम पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा. इमेजिन करो किसके बॉटम पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा. तो यू विल से दैट सर इस वेसल में ज्यादा लिक्विड है, उसके बॉटम पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा. बट वी हियर गेट अ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ये आती है कि प्रेशर at the bottom of all the vessels will be same. Pressure at the bottom of the vessels will be same irrespective of their shapes. क्यों ऐसा है? Because actually जो pressure होता है at any point is given by rho gh. So अगर आपको bottom में pressure calculate करना है ना, so formula for that pressure is rho gh. Okay, तो चारों vessels में एक बात बताओ, same liquid है, hence rho is same for all vessels. G सेम फॉर ऑल वेसल्स. और चारों वेसल्स की शेप अलग है, लेकिन मैंने कहा था H सेम है. This H is same. That's why pressure will also be same in all the vessels bottom. Hence pressure same आता है. So this thing which I explained you, it is called as hydrostatic paradox. Okay. एक सिंगल सेंटेंस में अगर मैं बताऊं तो आप ऐसे बोल सकते हो, if we take a vessels of different shape containing different amount of liquids, then also pressure at the bottom of the vessels will be same irrespective of the shapes of the vessels. ठीक है. आपको टेक्स्ट बुक में इसका प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगा. आई सजेस्ट एज अ होमवर्क आज ही आप इसको देखना एक बार टेक्स्ट बुक से. बट टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगा. बट मेन आइडिया यही है दैट वेसल की शेप कुछ भी हो, प्रेशर उस पर डिपेंड नहीं करता है. प्रेशर डिपेंड्स ऑन H and the rho. That is same, hence pressure is same in all the vessels. So I hope it's very clear. अपने माइंड में रखो इस चीज को, बहुत इजी है. This is called as hydrostatic paradox. Okay. अब प्रेशर कंप्लीट होने पे आ रहा है. प्रेशर टॉपिक, प्रेशर में एक पॉइंट और बाकी है that I'm discussing. So now see that point. Okay. One last topic is kept remaining in the pressure. That topic is Pascal's law. Pascal's law. Okay.
आपको याद होगा पास्कल किस चीज का यूनिट है? पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर. ओके, तो पास्कल इज एक्चुअली नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, ब्लेस पास्कल. तो उनके नाम पे ये लॉ है, पास्कल्स लॉ. एंड द यूनिट ऑफ प्रेशर इज आल्सो पास्कल्स, रिमेंबर. अब पास्कल लॉ क्या है, ध्यान से देखो. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस लॉ. ठीक है, ये देखो. इमेजिन ये एक वेसल है, okay, जिसके अंदर कोई भी एक फ्लूइड है. इट मे बी गैस ऑल्सो, इट मे बी लिक्विड. फ्लूइड है, लेकिन रूल ये है कि ये फ्लूइड रेस्ट पे है. ओके, और ये जो फ्लूइड है ना वो इनकॉम्प्रेसिबल है. इट्स इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. मतलब इसके ऊपर कितना भी प्रेशर लगाओ ये इसका वॉल्यूम कम नहीं होगा. इट्स इनकम्प्रेसिबल. ओके, ये होगी. अब एक बात है, इस फ्लूइड में अगर मैं अलग अलग पॉइंट्स लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, नीचे एक पॉइंट लिया. ये देखो मैंने अलग अलग प्लेसेस पे कुछ पॉइंट्स लिया है. तो इन सारे पॉइंट्स पे प्रेशर अलग अलग होगा. लेट्स से एट वन पॉइंट प्रेशर इज P1, एट सेकंड पॉइंट प्रेशर इज P2, एट थर्ड पॉइंट प्रेशर इज P3, लाइक दिस. ठीक है, जितना आप डीप पॉइंट लेंगे, एज यू टेक पॉइंट डीपर एंड डीपर, प्रेशर डू इंक्रीजेस, राइट. प्रेशर अलग अलग होगा. अब पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ कहता है कि सपोज आपने इस लिक्विड के ऊपर ऐसे छोटा सा कवर रख दिया, इसको बंद कर दिया. सपोज दिस इज कॉल्ड एज पिस्टन. शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, थर्मोडायनेमिक्स में. इट्स कॉल्ड पिस्टन. ठीक है, सपोज ये जो पिस्टन है मैंने इसके ऊपर रख दिया, लिक्विड के ऊपर. अब मैंने क्या किया, इस पे एडिशनली एक फोर्स लगाया. लेट्स से आई अप्लाइड एडिशनल फोर्स ऑन दिस पिस्टन. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने F फोर्स लगाया एडिशनली और एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज A. Okay, so F is a force applied by me. A is the area of the piston on which I applied this force. So this become the increase in pressure on the fluid. इस fluid पे आप जो pressure exert कर रहे हो ना, it increases by this much. This is increase in pressure. तो delta P लिख देते हैं. So increase in pressure कितना है? delta P. पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर आपने प्रेशर सपोज इस पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज किया बाय डेल्टा पी, ठीक है, अगर प्रेशर एक पॉइंट पे भी आपने इंक्रीज किया ना फ्लूइड के, तो प्रेशर एट एवरी पॉइंट विल इंक्रीज इक्वली. ये प्रेशर हर पॉइंट पे बढ़ेगा. सी, पास्कल लॉ सेज दैट इफ यू इंक्रीज द प्रेशर एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज आपने ये पॉइंट जो पिस्टन के बिल्कुल नीचे है, ये पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज किया. एट दिस पॉइंट प्रेशर इंक्रीजेस बाय डेल्टा पी. सो एट एवरी अदर पॉइंट ऑफ दिस फ्लूइड प्रेशर विल इंक्रीज बाय डेल्टा पी. ओके, मैं पास्कल लॉ को सिंपल याद रखिए. अगर आपने एक पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाया तो सेम इंक्रीज बाकी पॉइंट्स पे भी डेफिनेटली होगा. प्रेशर विल नॉट इंक्रीज एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, इट विल इंक्रीज एट ऑल पॉइंट्स. ठीक है, ये मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाया है. अब आपको टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम गिवन है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, एक डायग्राम और हम लोग देख लेते हैं. सी, ये आपको शायद ज्यादा क्लियरिटी आएगा इससे. ये डायग्राम देखो. सपोज इस टाइप का आपने एक वेसल बनाया है. इट्स अ वेसल ऑफ दिस टाइप. यहाँ पे आपने एक पिस्टन लगा दिया. पिस्टन मतलब ये एक यू कैन से कवर है, ये आगे पीछे मूव कर सकता है. इट कैन मूव अप एंड डाउन, बट इट्स अ, यहाँ पे हमने पिस्टन लगा दिया, कवर. हियर आल्सो वन पिस्टन एंड हियर आल्सो वन पिस्टन. तो इससे हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया. अब इसके अंदर एक फ्लूइड है. लेट्स से देयर इज अ फ्लूइड इनसाइड दिस वेसल. सी, डायग्राम मेरे साथ आप भी ड्रॉ करते जाओ प्लीज. ये देखो, इसके अंदर ये फ्लूइड है. तो फ्लूइड ट्रैप है, तीन साइड, तीन ओपनिंग्स है, तीनों ओपनिंग्स पे हमने पिस्टन लगा दिए. अब देखो, सपोज इन तीनों पिस्टन्स की एरिया सेम नहीं है. हियर द एरिया ऑफ द पिस्टन इज A1, हियर एरिया इज A2 एंड हियर एरिया इज A3. करेक्ट. अब देखते हैं, सपोज हमने क्या किया कि ये जो नीचे वाला पिस्टन है, लुक एट दिस पिस्टन. इस पिस्टन पे हमने ऐसा फोर्स अप्लाई किया, लेट्स से F1.
we applied the force F1. थोड़ा इमेजिन करो ऐसे टाइप की सिचुएशन, अगर आप नीचे से F1 फोर्स लगाएंगे, क्या लगता है ये पिस्टन भी तो यहाँ पे मूव करेंगे ना, ये पिस्टन भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कि नहीं? इमेजिन करो आपने नीचे से प्रेस किया, व्हाट विल हैपन टू दीस पिस्टन्स? जस्ट इमेजिन करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये पिस्टन आउटवर्ड जाने की कोशिश करेंगे। तो ये पिस्टन क्या करेंगे पता है? दिस पिस्टन्स के ऊपर भी फोर्स लगेगा, पिस्टन विल ट्राई टू गो आउटवर्ड्स, पिस्टन्स पे फोर्स लगेगा। हियर force on the piston will be applied by the liquid. तो यहाँ पे जो force है ना, let's suppose वो F2 है, F2 is a force acting on the piston by the fluid, and यहाँ पे force F3 है, F3 is a force acting on the piston by the fluid. ये मतलब I can say F2 F3 are my outward forces and F1 is a input force. F1 input है जो हमने लगाया, F2 F3 outputs है, ठीक है। इसमें अभी देखिए फोर्सेस अलग अलग होंगे, बट अगर आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करोगे ना, अगर मैं ये चीज कैलकुलेट करूं F1 by A1, इट्स अ प्रेशर दैट आई अप्लाइड ऑन दिस लिक्विड। F1 by A1 इज द इंक्रीज इन प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ? एयर प्रेशर इंक्रीजेस बाय F2 by A2। यहाँ पे प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ पिस्टन पर? इट्स F3 by A3, करेक्ट। अगर आप इस चीज को एक्सपेरिमेंटली करोगे ना, आप फाइंड आउट करेंगे कि ये तीनों इक्वल है, दिस ऑल थ्री विल बी इक्वल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तीनों इक्वल का मतलब है जितना आपने प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज किया, हेयर प्रेशर यू इंक्रीज बाय F1 upon A1, सेम इंक्रीमेंट बाकी प्लेसेस पे भी मिला। हेयर ऑल्सो प्रेशर इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट, हेयर ऑल्सो इट इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट। That's why F3 by A3 is same as F2 by A2. It is same as F1. This is known as Pascal's law. Is that clear? I hope this thing is clear. Okay. This is considered as Pascal's law. Pressure topic अभी खत्म होने पे आ रहा है, काफी पॉइंट डिस्कस कर लिए हमने, and I hope it is clear. एक छोटा टॉपिक बाकी रहता है, which is called application of Pascal's law. So put the heading application of Pascal's law. Put a heading applications of Pascal's law. इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चन आ सकते हैं एप्लीकेशंस पे। सी डू इट, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। सबसे पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है? सी डू इट, hydraulic lift consists of a vessel like this. ये टाइप का वेसल है। और ध्यान से अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो मैं एक बता दूं, यहाँ पे ये जो ट्यूब है इट शुड बी नैरो, और कंपेयर टू दैट यहाँ पे जो ट्यूब है इट इज ब्रॉड, काफी बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू दिस। इसको आप थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हो। दिस साइड शुड बी नैरो, दिस साइड शुड बी ब्रॉड। ये बड़ा होना चाहिए और ये साइड छोटा होना चाहिए। इट इज लाइक अनइक्वल फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, सो ये बना लिया। अब यहाँ पे इस वेसल में क्या होता है? इन दिस वेसल वी फिल अप अ लिक्विड, एक लिक्विड फिल करते हैं, नॉट नेसेसरी मर्क्यूरी, इट इज सम अदर फ्लूइड, इट्स नॉट मर्क्यूरी, इट्स सम अदर फ्लूइड। द फ्लूइड दैट वी आर फिलिंग इन दिस, उस फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। मतलब कितना भी आप इसके ऊपर फोर्स लगाओ, लिक्विड कंप्रेस नहीं होगा, इट्स वॉल्यूम शुड नॉट डिक्रीज। तो ये लिक्विड है, इट इज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। अब इसके बाद क्या करना है? हेयर ये जो आपका लिक्विड है इसके ऊपर सपोज वी हैव अ पिस्टन, ये पिस्टन है, सी इट, दिख रहा है? इट्स अ पिस्टन।
सपोज द एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज A1. यहाँ पे ऑब्वियसली एक बड़ा पिस्टन आएगा. Here also big piston is there. The area of this piston is A2. Okay, ध्यान से देखो. क्लियर. अब यहाँ पे पिस्टन की एरिया मैंने कहा A1 है. ठीक है. अब देखिए लिक्विड के अंदर, इन दिस लिक्विड आई एम टेकिंग वेरियस पॉइंट्स. सी दिस पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लिया, पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे पॉइंट लिया, पॉइंट नंबर 4. दिख रहा है अलग अलग पॉइंट्स. इन सारी पॉइंट्स पे प्रेशर अलग अलग होगा. द पॉइंट विच इज मोर डीपर, दैट पॉइंट विल कंटेन मोर प्रेशर. हर पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग होगा. ओके, सो आई एम नॉट सेइंग दैट प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स. अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है. सपोज इफ यू अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस पिस्टन, इस पिस्टन के ऊपर आप ऐसे फोर्स अप्लाई करो. लेट्स से आई अप्लाइड द फोर्स F1. F1 फोर्स हमने अप्लाई किया. ओके, वी अप्लाइड F1 फोर्स. तो होगा क्या पता है, यहाँ से पिस्टन नीचे जाएगा डेफिनेटली. ठीक है. सो देखो, look at the point number 1. On this point number 1, the additional pressure that you applied, that additional pressure will be F1 by A1. Additional pressure F1 by A1 होगा. ठीक है. अब आपको पता है यहाँ से अगर पिस्टन नीचे जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ से पिस्टन नीचे जाएगा तो यहाँ से ऊपर आएगा, like this. एक बार बताओ, यहाँ से अगर पिस्टन ऊपर आ रहा है, क्यों ऊपर आ रहा है? क्योंकि लिक्विड ने पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई किया होगा. Let's suppose the force applied by liquid on the piston is F2. Okay, और पिस्टन की एरिया कितनी है? A2. So F2 by A2 is an increase in pressure over here. ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं फिर से बता देता हूँ. Here I applied the force F1. So इस पॉइंट पे pressure increases by F1 by A1. Okay. तो यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, यहाँ से सपोज पिस्टन थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डेफिनेटली ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा. सोचो अगर ये पिस्टन ऊपर गया, मतलब पिस्टन के ऊपर किसी ने फोर्स अप्लाई किया ना. ऐसे कैसे वो ऊपर गया? किसने अप्लाई किया फोर्स ऑन द पिस्टन? लिक्विड ने. तो लिक्विड ने जो फोर्स अप्लाई किया यहाँ पे वो F2 है. तो F2 force has been applied on the area A2. So here pressure increases on the piston by F2 by A2. ठीक है, थोड़ा समझ के लो. अब पास्कल लॉ क्या कहता है? दैट प्रेशर इंक्रीज बाय सेम अमाउंट एट एवरी प्लेस. प्रेशर इक्वली इंक्रीज होता है. सो इफ आई अप्लाई पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, F1 by A1 must be equal to F2 by A2. Increase in pressure at one point and increase in pressure at other point will be same. ठीक है, मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया था पास्कल लॉ, उसमें भी हमने ऐसे ही किया था. सो वी कैन टेक F1 by A1 equals to F2 by A2. इसमें से भी आप क्या करो, F2 का आप इसको ऐसे लिख सकते हो, F2 upon F1 equals to A2 upon A1. करेक्ट? सी डू इट. अब A1 is the area of this piston and A2 is the area of this piston. कौन सी एरिया ज्यादा है? दिख रहा है? डेफिनेटली A2 is greater than A1. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A2 is very much greater than A1. ये पॉइंट क्लियर? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A2 divided by A1 is very much greater than 1. So ratio of A2 by A1 will be very much greater than 1. But A2 by A1 is equal to F2 by F1, na? So in place of A2 by A1, I can write F2 by F1 very much greater than 1. So इससे रिजल्ट आ रहा है F2 very much greater than F1. See, ठीक है. So देखो, forces are not equal. F2 force is very much greater than F1 and area also A2 is very much greater than A1. तो जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे फोर्स भी ज्यादा होगा, जहां एरिया कम है वहां पे फोर्स भी कम हो गया. सो F2 ग्रेटर देन F1 आया है. तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो F2 फोर्स है इट इज वेरी मच लार्ज एज कंपेयर्ड टू F1.
मतलब अगर आपने स्मॉल फोर्स भी लगाया तो यहाँ पे काफी लार्ज फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब उससे फायदा क्या होगा, अगर यहाँ पे लार्ज फोर्स है तो उससे फायदा क्या होगा, सी दिस पिस्टन, ठीक है। सपोज इस पिस्टन को हमने आगे एक्सटेंड किया ऐसे, सी इस पिस्टन को हमने आगे एक्सटेंड किया लाइक दिस, ठीक है। और इस पिस्टन के ऊपर हमने एक कार या ट्रक या कोई बड़ा सा व्हीकल रख दिया लाइक दिस, ये टॉय कार नहीं है, थिंक इट्स अ रियल कार रख दिया। सो ये रियल कार हमने अगर रख दिया तो इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे मैंने कहा था कि F2 इज वेरी लार्ज, लार्ज फोर्स जनरेट होता है, तो बिकॉज ऑफ द लार्ज फोर्स दिस कार कैन बी लिफ्टेड अप, कार ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज्ड टू लिफ्ट अप द हेवी व्हीकल्स लाइक कार और ट्रक और समथिंग। तो यहाँ पे आप कार अगर रखोगे ना तो वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी। सो हेयर वी आर अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स, बट हेयर वी आर गेटिंग अ लार्ज फोर्स। सो यूजिंग दैट लार्ज फोर्स द हेवी ऑब्स्टेकल्स लाइक कार ट्रक कैन बी लिफ्टेड अप। सो ऐसी चीज को बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपने शायद हाइड्रोलिक लिफ्ट देखा होगा, इट इज यूज्ड इन द कार शोरूम्स, कार गैरेजेस वगैरह में यूज होता है कार को ऊपर लिफ्ट अप करने के लिए। जब आप शोरूम में कार लेके जाते हैं मेंटेनेंस वगैरह के लिए, तो कार को शोरूम के अंदर लिया जाता है और उसको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जाता है, फिर कार को ऊपर कर दिया जाता है और फिर कार के नीचे से मेंटेनेंस की जाती है, तो उसमें ये यूज होता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ये मैथमेटिकल स्टेप्स है, प्लीज नोट डाउन दिस स्टेप्स, ठीक है। तो आप बाद में भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इट्स वेरी इजी। दिस इज पास्कल्स लॉ, that for pressure increase on the one side is equal to pressure increase everywhere in the liquid, okay, so note it down, okay. This was the first application of Pascal's law, that is hydraulic lift, okay. अब देखिए मैं सेकेंड एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ, बट बिफोर आई गो टू सेकेंड एप्लीकेशन आई सजेस्ट ये डायग्राम है ना अपने माइंड में बिठा लो, क्योंकि सेकेंड एप्लीकेशन में भी मैं सिमिलर डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। सो ट्राई टू रिमेम्बर दिस डायग्राम, और सेकेंड एप्लीकेशन भी इसी के ऊपर बेस्ड है। F1 is a small force, F2 is a large force, okay. Now I'm going to the second application of Pascal's law. It's now second application, okay. First application याद है, it was hydraulic lift. Second application है hydraulic brakes, hydraulic brakes, ठीक है, hydraulic brakes। अब ये क्या होता है, hydraulic brakes are used in cars and trucks, फोर व्हीलर्स में यूज होती है ये ब्रेक्स, कार ट्रक फोर व्हीलर्स, बेसिकली फोर व्हीलर्स में ये ब्रेक्स यूज होती हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ओके। थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपके जो टू व्हीलर्स होते हैं लाइक बाइक और एक्टिवा और समथिंग, टू व्हीलर्स में डिस्क ब्रेक्स आर यूज्ड, डिस्क ब्रेक्स। फोर व्हीलर्स में हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज्ड, ओके। अब ये हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होती है, ध्यान से देखो, इट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर अरेंजमेंट, यहाँ पे भी सिमिलर अरेंजमेंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर अरेंजमेंट। Here area is A1, here area is A2. In between these two pistons there is an incompressible fluid, it's an incompressible fluid, okay. ये डायग्राम याद है, ये तो सेम हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही डायग्राम लग रहा है, इसमें माइनर चेंजेस हम लोग करेंगे। ये जो पिस्टन है A1, इसको ऐसे करके ड्रॉ लाइक दिस, ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब ये क्या है, ये है पेडल ब्रेक्स। आपने देखा होगा कार में जो ब्रेक्स होती है वो पैर में होती है,
तो ये वही पैडल है। इसको अगर जब आप इसको ऐसे प्रेस करोगे लाइक दिस, ऐसे प्रेस करेंगे ऐसे, जब हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे ना अपने पैर से, तो कार में ब्रेक्स लगती है। इट्स अ पेडल ब्रेक्स। इसको हम लोग ऐसे प्रेस करेंगे लाइक दिस। जब इसको प्रेस करोगे डेफिनेटली इस पिस्टन भी डाउनवर्ड प्रेस होगा। ओके, लेट्स से फोर्स दैट यू अप्लाइड ऑन दिस पेडल, दैट फोर्स इज F1। ठीक है, तो आपने पहले हमने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये पिस्टन ऊपर हो जाएगा एंड फोर्स जनरेटेड हियर विल बी F2, राइट। अब ध्यान से देखो, ये पिस्टन कहाँ जाएगा? ये पिस्टन ऊपर जाएगा। इट्स सिमिलर टू हाइड्रोलिक लिफ्ट ओनली। अब ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक टायर होगा। लेट्स से दिस इज टायर, इट्स अ टायर ऑफ योर व्हीकल। ये टायर है, ठीक है। टायर के एक साइड ये दिख रहा है, टायर के एक साइड इट इज फिक्स्ड पिस्टन। ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता है, इट इज फिक्स्ड। ओके, और लेकिन ये पिस्टन अब ऊपर जाएगा एंड दिस पिस्टन विल अप्लाई द हैवी फोर्स ऑन दिस टायर। ये पिस्टन इस टायर के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये जो टायर है ना, ये दोनों पिस्टन्स के बीच में अटक जाएगा टायर, एंड इसकी वजह से टायर पे ब्रेक्स अप्लाई हो जाएंगी। The tire will be stopped by applying this large force on the tire. Somewhat ऐसा अरेंजमेंट होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स का, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, इतना सिंपल नहीं होता है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड इनसाइड द कार, बट सिंप्लीफाइड हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दिस पिस्टन विल गो डाउन, दिस साइड पिस्टन विल गो अप। व्हेन दिस पिस्टन गोज अप, दिस टायर विल बी ट्रैप्ड बिटवीन टू फिक्स्ड पिस्टन्स। दो पिस्टन के बीच में टायर ट्रैप हो जाएगा। टायर इन दोनों पिस्टन के बीच में ट्रैप होगा एंड दिस पिस्टन विल अप्लाई हैवी फोर्स ऑन द टायर। तो उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और टायर इमीडिएटली रुक जाते हैं, ठीक है। दिस इज द वे दिस वर्क्स। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने एक टायर दिखाया है, दिस इज वन टायर। सपोज 4 टायर्स हैं, तो ये ऐसे A2 जो मैंने ड्रॉ किया, ऐसे 4 पिस्टन्स होंगे। सिमिलर टू A2 देयर विल बी 4 पिस्टन्स। 4 पिस्टन्स 4 टायर्स पे जाके हिट करेंगे और इससे कार को ब्रेक लगता है। इन शॉर्ट आप ऐसे याद रखो, दिस टायर विल बी ट्रैप्ड बिटवीन दीस टू पिस्टन्स। गेटिंग? यहाँ पे भी फॉर्मूलाज वगैरह आप सेम यूज कर सकते हो। F2 by A2 equal to F1 by A1. Getting? This point is there. This is called hydraulic brakes. Okay. So try to make it clear. Hydraulic brakes. Okay. अब before I go further, okay, फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है, आज जो टॉपिक डिस्कस किए। ठीक है, सबसे पहले हमने मैनोमीटर डिस्कस किया, देन वी डिस्कस्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स याद है? The pressure at the bottom of the vessel is independent of shape of the vessel. Pressure remains same at the bottom. And after that we discussed Pascal law. और उसके बाद हमने डिस्कस किया टू एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, इसके साथ प्रेशर टॉपिक खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट एंडिंग ऑफ द प्रेशर टॉपिक। कुछ स्मॉल पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं एज अ थियरी, वो पॉइंट्स मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, मैं सजेस्ट करूंगा आप नोट कर लो। ठीक है, नोट इट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू डेफिनेशंस ऑफ वेरियस पॉइंट्स। डेफिनेशंस में दे रहा हूं, आप नोट कर लो। सबसे पहले नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ आपको डेफिनेशन पूछा जा सकता है। The question can be like this: define Pascal's law. तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, नोट इट डाउन। In case of, write down, in case of non-viscous, comma, incompressible fluid. Okay, I repeat, in case of non-viscous, comma, incompressible fluid at rest, if the pressure is increased at any point, if the pressure is increased at any point, then same increase is observed, then same increase is observed at all the points
inside the fluid. Okay, then same increase is observed at all other points inside the fluid. ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं पास्कल लॉ. In case of non-viscous incompressible fluid at rest, if the pressure is increased at one point, then same increase is observed at all other points inside the fluid. Okay, so I hope पास्कल लॉ का डेफिनेशन लिख लिया आपने. ठीक है, नेक्स्ट एक छोटी पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ. Pressure topic is almost complete now. Let's discuss one or. Yesterday we discussed barometer. कल हमने बैरोमीटर डिस्कस किया था. तो बैरोमीटर से रिलेटेड पॉइंट है. आपको याद है बैरोमीटर में हम लोग मर्क्यूरी यूज करते हैं. वी यूज मर्क्यूरी इनसाइड द बैरोमीटर. ये देखो याद करो ऐसे. वी यूज मर्क्यूरी, याद है. तो जब हमने मर्क्यूरी यूज किया तो हाइट ऑफ दिस कॉलम वाज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, ये आया था. यूजिंग दिस वी कैलकुलेटेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, अब यहाँ पे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है. क्वेश्चन सेज दैट इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरी व्हाई डोंट वी यूज वाटर इन द बैरोमीटर. देखो मर्क्यूरी यूज क्यों किया है हमने. पानी यूज कर लेते हैं इसकी जगह पे. पानी तो बहुत इजीली अवेलेबल है और सस्ता भी पड़ेगा. व्हाई डोंट वी यूज वाटर ओवर हियर. ओके, सो आप प्लीज एक क्वेश्चन पुट करो. मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ. क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है. क्वेश्चन सेज why don't we use water in place of mercury in the barometer. Okay. अब देखो मैं अब इसका आंसर दे रहा हूँ. देखिए अगर आपको इसकी वर्किंग याद है, यू शुड रिमेम्बर द वर्किंग ऑफ बैरोमीटर. वर्किंग ये थी कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया था, पॉइंट ए. इट इज जस्ट बिलो द सरफेस. यहाँ पे एक पॉइंट लिया था बी. इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम था. देयर वाज सेम प्रेशर एट बोथ पॉइंट्स. अब ए पॉइंट पे प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, क्योंकि ए पॉइंट इज ओपन, उसके ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. बी पॉइंट पे प्रेशर था रो जी एच. याद है. सो आई कैन से ए पॉइंट पे जितना प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उतना ही प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बी पॉइंट पे, और उतना ही प्रेशर क्रिएट कर रहा है ये 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम. I can say mercury column of 76 centimeter is creating that much pressure which is created by atmosphere. ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. The 76 centimeter long mercury column is exerting that much pressure which is exerted by atmosphere. जितना atmosphere का pressure है उतना pressure 76 centimeter long mercury column exert कर रहा है. ठीक है, अब अगर आपने water use किया कोई problem नहीं, आप water use कर सकते हो. थिंक अगर हमने वाटर यूज किया, ठीक है, तो बैरोमीटर की वर्किंग तो सेम ही रहेगी. ठीक है, यहाँ पे किसका कॉलम बनेगा, ये वाटर का कॉलम बनेगा. लेट्स से आई एम राइटिंग एज HW, हाइट ऑफ वाटर कॉलम. ठीक है, वाटर का कॉलम बनेगा. ठीक है, तो अगेन प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर कॉलम, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर कॉलम विल बी रो जी एच, एच ऑफ वाटर. दिस विल बी प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर. इट शुड बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर. ये पॉइंट लिखेंगे हम लोग. अब होता क्या है कि अगर आप मर्क्यूरी लेते हो, व्हेन यू यूज मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का ये डेंसिटी काफी लार्ज होता है. डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इज वेरी लार्ज. ये लार्ज होता है और ये हाइट हमको मिलती है 76 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर आप मर्क्यूरी की प्लेस पे वाटर यूज करोगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगी, वाटर का डेंसिटी काफी कम होता है. कल मैंने वाटर और मर्क्यूरी दोनों की डेंसिटी बताई थी. ठीक है, जिनको याद नहीं है जस्ट क्विकली सुन लो. मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13,600 kg पर मीटर क्यूब और वाटर की डेंसिटी थी 1000 kg पर मीटर क्यूब. मर्क्यूरी 13,600, वाटर 1000. सो जस्ट आप दोनों को ऑब्जर्व करो तो आपको समझेगा वाटर की डेंसिटी कम है. तो अगर आपने मर्क्यूरी की जगह वाटर यूज किया ना कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम फॉर्मूला बनेगी, बट दिस H विल बी हाइट ऑफ वाटर कॉलम एंड रो विल बी डेंसिटी ऑफ वाटर. The water column will balance with atmospheric pressure. जितना water pressure exert करेगा over here,
उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। सो प्रॉब्लम ये है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज वेरी मच लेस कंपेयर टू मर्क्यूरी, इसलिए क्या होगा, हाइट ऑफ वाटर विल गो वेरी मच हाई। मर्क्यूरी के कंपैरिजन में वाटर की ये डेंसिटी जो है बहुत कम होगी, सो मर्क्यूरी के कंपैरिजन में हाइट विल बी मोर। एक ही प्रॉब्लम आएगी, ये हाइट काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कैन आई से कंपेयर टू मर्क्यूरी वाटर की जो डेंसिटी है वो 13 टाइम्स लेस है, तो हाइट भी 13 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। सो अगर आप वाटर यूज करोगे ना, ये हाइट काफी ज्यादा आएगी, सिंपल है। रो विल बी लेस, दैट्स व्हाई एच हैज टू इंक्रीज, ठीक है। सो वाटर भी बैलेंस कर देगा, वाटर मर्क्यूरी की जगह ले सकते हो, लेकिन हाइट बहुत ज्यादा आएगी, इट विल बी 13 टाइम्स मोर हाइट। और इतनी ज्यादा हाइट इस टेस्ट ट्यूब की कन्वीनियंट नहीं होगी, इट विल नॉट बी कन्वीनियंट टू टेक द टेस्ट ट्यूब ऑफ वेरी बिग हाइट। इसके लिए हम लोग वाटर यूज नहीं करते, वी यूज मर्क्यूरी, ओके। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, अगर आप वर्किंग समझते हो बैरोमीटर की तो ही ये समझेगा। सिर्फ इतना याद रखो, here the mercury column of 76 centimeter is exerting the pressure which is equal to atmosphere. If you replace mercury by water, so water column will exert same pressure as equal to atmosphere, but in case of water density will be less, so hence height has to be more. ज्यादा बड़ी हाइट कन्वीनियंट नहीं होगी, इंस्ट्रूमेंट कन्वीनियंट नहीं होगा। अगर ये हाइट जो थी 76 सेंटीमीटर, ये हाइट 13 टाइम्स ज्यादा आएगी, तो इट इज नॉट अ कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट टू यूज, दैट्स व्हाई वी यूज मर्क्यूरी, ठीक है। तो याद रखो, मर्क्यूरी की वजह से हाइट ज्यादा हो जाएगी वाटर कॉलम की, ठीक है। दिस वाज पास्कल्स लॉ एंड दिस इज बैरोमीटर, ओके। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। एक और चीज मैंने डिस्कस की, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द गेज प्रेशर, याद है? हाँ, अब लास्ट क्या कर लेते हैं, लास्ट सेशन में 2 या 3 न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन प्रेशर टॉपिक। प्रेशर पे 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आई एम डिक्टेटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, नोट डाउन, राइट डाउन। इन अ मैनोमीटर, in a manometer, mercury is taken and one side we take oil, of density 0.8 gram per centimeter cube. मैं रिपीट कर रहा हूँ, in a manometer we take mercury and one side we take oil of density 0.8 gram per centimeter cube, and other side we take water, okay. First up, calculate the height of oil column, if the height of water column is 10 centimeter. If height of water column is 10 centimeter. देखिए मैं समझा देता हूँ, ये फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग अ क्वेश्चन ऑन मैनोमीटर, सो इट मे बी डिफिकल्टी, ठीक है। सी ये कैसे होता है, सी इमेजिन दैट ये यू शेप ट्यूब है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने मर्क्यूरी फिल किया है, जैसे हियर मर्क्यूरी इज देयर। अब हमने क्या किया, एक साइड हमने इसमें ऑयल फिल किया है, ठीक है। वी हैव फिल्ड ऑयल, लेट्स से हियर दिस इज ऑयल, ठीक है। ऑयल की हाइट है एच, एच हाइट है। दूसरे साइड हमने वाटर फिल किया है, वी हैव फिल अप अ वाटर like this, it's a water fill किया, वाटर की हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर,
वाटर की हाइट 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब ऑयल ऑफ h मीटर इज ऑन वन साइड, वाटर ऑफ 10 सेंटीमीटर इज ऑन अदर साइड, और ये बैलेंस हो गया है, मतलब अब ये रेस्ट पे है, इट इज नॉट मूविंग, दिस होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, रेस्ट पे है, ठीक है। यूजिंग दिस हमें फाइंड आउट करना है कि ये h हाइट कितना होगा। मीन्स on one side 10 centimeter water column is balanced by oil column of 8 centimeter height, so h calculate करना है, we need to find h, okay, ठीक है। क्वेश्चन समझा? कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखो, लुक एट दिस थिंग व्हिच आई एम डूइंग नाउ। यहाँ पे अभी 2 पॉइंट्स ले लो, ठीक है, बट कीप दिस थिंग इन माइंड, दोनों पॉइंट मर्क्यूरी के अंदर होने चाहिए, बोथ पॉइंट्स शुड बी इनसाइड द सेम लिक्विड, अलग अलग लिक्विड के अंदर नहीं लेना। दोनों पॉइंट सपोज मर्क्यूरी के अंदर है और ये दोनों पॉइंट सेम डेप्थ पे है, दे आर एट सेम लेवल, इसको मैं बोलता हूँ पॉइंट नंबर 1, इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर 2। डायग्राम ड्रॉ कर लो, समझ के लो इसको, प्लीज ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो। नाउ कुछ लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो, यू कैन से दैट प्रेशर एट 1 and 2 विल बी सेम, रीजन because point 1 and 2 are inside the same liquid plus they are at the same height, hence pressure has to be same, P1 P2। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो पॉइंट 1 पे प्रेशर क्या लिखोगे। पॉइंट 1 के ऊपर किस चीज का कॉलम है? ऑयल का कॉलम है, इसलिए पॉइंट 1 के ऊपर जो प्रेशर आएगा इट विल बी रो जी एच, वेयर रो विल बी डेंसिटी ऑफ ऑयल, एच विल बी हाइट ऑफ ऑयल। ऑयल के बाद ऊपर क्या है? ऑयल के बाद ऊपर एयर भी होगा, इट्स ऑल्सो एयर, hence total pressure at the point number 1 will be P naught plus rho gh, it's a pressure due to oil and this is a pressure of atmosphere, ठीक है। इस पॉइंट 1 के ऊपर ऑयल भी है और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर भी है, तो दोनों का प्रेशर इस पे पड़ेगा। अब सिमिलरली पॉइंट 2 के लिए आप सोचो क्या लिखोगे, व्हाट इज अबव पॉइंट 2, इसके ऊपर वाटर का कॉलम है, इसलिए प्रेशर एट पॉइंट 2 मैं लिखूंगा रो जी एच, रो ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर, प्लस इस वाटर के ऊपर क्या है? इस वाटर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो टोटल प्रेशर एट पॉइंट 2 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाटर प्रेशर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब दोनों साइड से पी नॉट कट हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड से जी जी भी कट हो जाएगा। अब खाली वैल्यूज पुट करो, ये है डेंसिटी ऑफ ऑयल विच इज गिवन 0.8, बट एक चीज याद रखो, डेंसिटी ऑफ ऑयल मैंने आपको दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इज इट इन सीजीएस? यस, ये सीजीएस में गिवन है। अगर यहाँ पे डेंसिटी आप सीजीएस में डाल रहे हो तो इट इज योर ड्यूटी कि डेंसिटी ऑफ वाटर भी आप सीजीएस में डालोगे। याद करो वाटर की डेंसिटी कितनी है, इट इज नॉट 1000, इट वाज 1000 इन द एसआई यूनिट्स, इन द सीजीएस यूनिट कल मैंने बताया था डेंसिटी ऑफ वाटर इन द सीजीएस यूनिट इट इज 1 है। हाइट ऑफ वाटर आप पुट करो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे एच नॉट हाइट ऑफ ऑयल आ जाएगा, so h naught will be 10 divided by 0.8, okay, anybody can solve it, it is 100 by 8, इसको आप 100 by 8 लिख सकते हो। if you solve 100 by 8, 50 by 4, 50 by 4 को आप solve करो, you'll get 12.5 centimeter, this is going to be the answer। so इसका मतलब है the oil column of 12.5 centimeter height can balance the 10 centimeter long water column। यहाँ पे वाटर का 10 सेंटीमीटर कॉलम जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए ऑयल का कॉलम चाहिए 12.5 सेंटीमीटर, ठीक। सो नोट डाउन दिस कैलकुलेशन पार्ट। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेस्ड ऑन प्रेशर टॉपिक, ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Note down the question I'm dictating now.
in a hydraulic lift, right on question, in a hydraulic lift, the input piston has area 1/10 of output piston. Input piston has area 1/10, 1/10, 1/10 of output piston. Okay, full stop. If the input piston, right on, if the input piston down by 2 centimeter, if the input piston moves down by 2 centimeter, when force of 10 Newton is applied on it, when force of 10 Newton is applied on it, then calculate how much is the output force, and also calculate how much is output force, and also calculate the displacement of output piston. Also calculate the displacement of output piston. ठीक है, अब देखिए अगर आपने क्वेश्चन नोट डाउन नहीं भी किया प्रॉपर्ली, नहीं समझा है, तो भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ फिर से. लुक एट इट, इसको समझो. अभी हाइड्रोलिक लिफ्ट तो आपको याद है, इट इज लाइक दिस. यहाँ पे छोटा पिस्टन होता है और वन साइड इज अ लॉन्गर पिस्टन. लेट्स से दिस पिस्टन हैज अ एरिया A1, दिस पिस्टन हैज अ एरिया A2. आपको याद होगा यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं. सो दिस इज लाइक इनपुट साइड, और यहाँ पे कार लिफ्ट अप होती है. दिस इज लाइक आउटपुट वेयर वी गेट आउटपुट. सबसे पहले आपको एक चीज गिवन है, दैट A1, द एरिया ऑफ इनपुट पिस्टन, इज 1/10 of A2. A1 is 1/10 of A2. क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे हमने जो फोर्स अप्लाई किया, दिस फोर्स, चलो इसको लिख देते हैं F1. दिस फोर्स इज 10 न्यूटन. ओके, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो लिखा है कि जो पिस्टन है ना, पिस्टन नीचे गया बाय 2 सेंटीमीटर. पिस्टन गोज डाउन बाय 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे पिस्टन ऊपर जाएगा. लेट्स से हियर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन इज F2, और यहाँ पे पिस्टन ऊपर जाता है. तो सपोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन इज Y. सो हमें ये Y भी कैलकुलेट करना है और F2 भी कैलकुलेट करना है. वी नीड टू फाइंड F2 एज वेल एज Y. सो डायग्राम देखो और क्वेश्चन समझ के लो पहले, ठीक है? आई होप कुछ स्टूडेंट ने तो स्टार्ट भी कर लिया होगा सॉल्व करने के लिए. कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अप्लाई पास्कल्स लॉ. लिखो ऐसे, बाय पास्कल्स लॉ वी कैन राइट F2 by F1 equals to A2 by A1. पहले ये लिखो. ओके, इट्स वेरी इजी. यहाँ से आप A2 by A1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. द वैल्यू ऑफ A2 by A1 इज 10. यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 10. तो 10 F1 equals to F2. F1 की वैल्यू भी मैंने बताई थी, 10 न्यूटन है, दिस वन. सो इट इज लाइक 10 into 10, 100 न्यूटन. Here I got F2. F2 मिल गया. देखो कितना इजीली मिला है. It's very easy. So I can say on this side the output force will be 100 Newton. See. अब मैंने कहा था ये Y भी फाइंड आउट करना है. Y is a displacement of this piston. Y is a displacement of this piston. अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ. यहाँ पे आप अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, यू आर एक्सर्टिंग अ फोर्स ओवर हियर. मतलब यहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, यू आर गिविंग एनर्जी ओवर हियर. और यहाँ पे कार लिफ्ट अप हो रही है, पिस्टन ऊपर मूव हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमें वर्क ऑब्टेंड हो रहा है. यहाँ पे एनर्जी आउटपुट है. दिस इज लाइक आउटपुट ऑफ एनर्जी. यहाँ से एनर्जी मिल रही है, एंड दिस इज लाइक इनपुट ऑफ एनर्जी. ओके,
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसकी जैसे क्या होगा, जितना आपने यहाँ पे एनर्जी दिया है और जितना यहाँ पे आपने वर्क किया है, उतना ही वर्क यहाँ पे ऑब्टेंड होगा, उतना ही एनर्जी यहाँ पे ऑब्टेंड होगा। सो हम लोग एक सिंपल पॉइंट लिख सकते हैं, इनपुट वर्क, जो हमने वर्क इनपुट दिया, जितना एनर्जी इनपुट दिया, इट्स इक्वल टू आउटपुट वर्क। आई एम अज्यूमिंग देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, जितना हमने इनपुट पे एनर्जी दिया उतना ही आउटपुट पे एनर्जी मिलेगा। इनपुट वर्क इक्वल टू आउटपुट वर्क। अब आपको पता है वर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स इज F1, डिस्प्लेसमेंट इज 2 सेंटीमीटर। सो इनपुट इज F1 into 2 सेंटीमीटर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आउटपुट वर्क कितना होगा, आउटपुट वर्क होगा आउटपुट फोर्स इनटू आउटपुट डिस्प्लेसमेंट। ये है फोर्स ऑब्टेन्ड ऑन द आउटपुट साइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें आप जस्ट वैल्यू डालो, F1 का वैल्यू आपको याद होगा 10 है into 2, F2 का वैल्यू वी गॉट 100। ओके, सो सी इट्स वेरी इजी। Y is coming 0.2 सेंटीमीटर, इट विल बी इन सेंटीमीटर बिकॉज आपने ये 2 भी सेंटीमीटर में लिया था, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। फोर्सेस आई टुक इन द न्यूटन, दोनों साइड कैंसिल हो गया, y और डिस्प्लेसमेंट आई टुक इन सेंटीमीटर्स, सो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। इट मींस यहां से पिस्टन 2 सेंटीमीटर नीचे गया तो यहां से वो खाली 0.2 सेंटीमीटर ऊपर आएगा। पिस्टन शिफ्टेड बाय 0.2 सेंटीमीटर। सो आई होप दिस एंटायर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, एक चीज याद रखो, इनपुट वर्क इक्वल टू आउटपुट वर्क। इनपुट वर्क को लिखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनपुट फोर्स इनटू इनपुट डिस्प्लेसमेंट, और आउटपुट वर्क को लिखो आउटपुट फोर्स इनटू आउटपुट डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो आज हमने ना प्रेशर टॉपिक खत्म कर दिया, प्रेशर टॉपिक इज ओवर। ठीक है, मेरी एक सजेशन है, इन लेक्चर्स को सीरियसली लो प्लीज, और सारे पॉइंट्स को टेक्स्ट बुक से प्लीज एक बार रिवाइज करो। ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे विच नेम इज सरफेस टेंशन। टुमारो वी विल स्टार्ट विद सरफेस टेंशन। ओके, so we'll meet in next lecture. Goodbye. Okay बच्चन सर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी, किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ मैं तब तक वेट करता हूँ, भले किसी को डाउट? मन्या शेट्टी, कुछ पूछना है तुझे? हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ बोलो मन्या। सर जो कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आपने बताया था ना, जी जी, उसमें सॉल्व करके आंसर 1.013 into 10⁵ पास्कल नहीं आ रहा है, एयर का कॉलम देखिए। जो एयर की मैंने हाइट ली थी 400 किलोमीटर, वो वाला बोल रहे हो? हाँ नहीं नहीं, वो देखो क्या होता है, 400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट हाइट है, और डेंसिटी भी मैंने 1.29 बताई होगी एयर की, याद है? हाँ हाँ। वो आपको पता है, हवा जब आप एटमॉस्फेयर में जाओगे ना, सब हम लोग एटमॉस्फेयर में हैं, तो जब आप जमीन से ऊपर उठोगे पहले हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप 50-60 किलोमीटर पे जाओगे तो हवा की डेंसिटी अलग हो जाती है। ये शायद माउंटेन्स पे सुना होगा आपने, हाइट कम हो, मतलब हवा कम हो जाती है, एयर प्रेशर कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम मिलती है। क्या होता है, यूनिफॉर्म स्लेटर नहीं है, इट्स उस फॉर्मूला से नहीं आएगा। लेकिन आपको जो दूसरा मैंने टॉरिस बैरोमीटर में दिया था फॉर्मूला 13,600 into 9.8, उससे देखो आएगा प्रेशर। हाँ उसमें आ रहा है। हाँ उससे आएगा। क्या होता है, मैंने अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू दी थी एयर की 1.29, ठीक, उस मेथड से नहीं आने वाला है प्रेशर, क्योंकि एक्चुअली में 400 किलोमीटर एग्जैक्ट तक एटमॉस्फेयर नहीं है, वो पता नहीं एग्जैक्टली, उसकी हाइट भी अच्छे से पता नहीं है। प्लस नीचे अर्थ के नियर एयर ज्यादा होती है, और अर्थ के जैसे आप ऊपर जाओगे एयर कम होती जाती है। मतलब जो मैंने एयर कॉलम बनाया था, एयर का सिलेंडर बनाया था, उसकी डेंसिटी भी एक जितनी नहीं है, तो उस फॉर्मूला से नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन बैरोमीटर वाले फॉर्मूला से वो उसी से निकालना है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ओम पांडे, ओम बोल जल्दी। हाइड्रोलिक ब्रेक्स का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दो ना सर, एक्सप्लेनेशन। हाइड्रोलिक ब्रेक का आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट याद है अच्छे से? हाँ 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 सर। जब आप इनपुट फोर्स लगाते हो ना, इनपुट फोर्स, वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में क्या होगा, वही इनपुट फोर्स आप अपने पैर से लगाओगे,
जब आप कार में बैठते हो, कार में जब आप ब्रेक सप्लाई करते हो, अपने पैर से क्या करते हो, Okay. फोर्स लगाते हो ना पैडल पे। Yes, sir. कार में ब्रेक कैसे लगती है, जब आप पैर से अपने पैडल को प्रेस Pedal करते हो। brakes. हाँ, तो आपने फोर्स Okay. लगाया, वो F1 फोर्स हो जाता है। दैट विल बी लाइक F1। Okay. उससे क्या होगा, F1 वाला जो पिस्टन है, जो इनपुट पिस्टन है, वो नीचे जाएगा Yes. और आउटपुट पिस्टन ऊपर आएगा। ठीक है? जब आउटपुट पिस्टन ऊपर आता है, वो आउटपुट पिस्टन सीधा जाके टायर को हिट करता है विद Okay. अ लार्ज फोर्स। तो टायर और पिस्टन के बीच में फ्रिक्शन होता है, मतलब एक शॉर्ट में बताऊं तो आउटपुट पिस्टन जाके टायर को टच करता है इन केस ऑफ ब्रेक्स, आउटपुट पिस्टन टायर को टच Okay. करता है और टायर पे लार्ज फोर्स लगाता है। ठीक है, फ्रिक्शन होता है टायर और पिस्टन के बीच में, उस फ्रिक्शन से टायर इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है। ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक में ना सिंपल Okay. डिजाइन दी गई है इतना ही, लेकिन एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है। 4 पिस्टन्स होंगे, 4 टच और तभी ब्रेक्स लगती है। तुषार कुछ बोलना है? Thank you, sir. जी तुषार कुछ बोलना है? बालाजी, बालाजी बोल। हेलो सर, वो कल सर जो स्विमर वाला सम किया था ना, कौन सा वाला, स्विमर वाला? स्विमर वाला, हाँ, वो 10 मीटर अंदर था रिवर के। हाँ हाँ हो। हाँ, तो सर उसमें वो जब 10 मीटर अंदर है तो उसके तो चारों तरफ पानी रहेगा ना, तो हम सिर्फ उसको पानी का उसको ऊपर जो कॉलम है उसका ही क्यों प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं? हाँ देख, बात बता, देखो सुनो, एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप सपोज जब रोड पे चल रहे हो, ठीक है, हाँ आपने अपने हेड के ऊपर जो सपोज कोई बॉडी रख, अपने हेड के ऊपर कोई बॉक्स रखा है, सर के ऊपर कोई बॉक्स रखा हाँ है, तो उसका फोर्स आपकी बॉडी पे पड़ेगा। ठीक है, हाँ साइड में जो लिक्विड है ना, साइड में जो लिक्विड, हाँ उसका जो वेट है, जो लिक्विड साइड में है, स्विमर के हाँ। साइड बाय साइड जो लिक्विड है, उसका वेट तो डाउनवर्ड पड़ेगा ना, उस पर्सन पे नहीं पड़ेगा उसका। जब भी आपको अच्छा, प्रेशर नहीं होता। आपको ऊपर का कॉलम ही लेना पड़ेगा, साइडवर्ड नहीं ले सकते। हाँ, जो ओके सर। ऊपर का, जो आपके ऊपर कॉलम है, जो आपके ऊपर सिलेंडर कॉलम है, उसका जो वेट है mg, वो आपकी बॉडी पे पड़ता है। ओके ओके सर। हाँ सर। तुषार कुछ बोलना था? बोल हाँ जल्दी। हाँ सर। सर वो पास